आप सभी का हमारे चैनल BS वर्मा लर्निंग ऑफिशियल में स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा गणित। उसमें हम संख्याओं को समझेंगे। संख्याओं को दो प्रकार में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या। पूर्णांक में जितने भी नेगेटिव संख्या हैं वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव संख्याएं वो भी आते हैं इसी में, और जीरो भी इसमें सम्मिलित होता है। ये हो गया पूर्णांक, बाकी इसको और डिटेल में समझेंगे आगे। दशमलव संख्याओं को दोबारा दो भागों में विभाजित किया गया है, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। इसको भी समझेंगे। पहले देखते हैं अशांत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अशांत दशमलव संख्याओं को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। इस बोर्ड को मैंने पहले इसलिए बना दिया है ताकि आप लोगों का समय बचे। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक में देखेंगे कि यह कितने भागों में बांटा गया है। सभी नेगेटिव संख्याएं जो हैं वह भी इसी में आती हैं, शून्य भी इसी में आता है, और पॉजिटिव संख्याएं जैसे 1, 2, 5, 7 एक्सेट्रा। शून्य तो बोल ही चुका हूं मैं, शून्य भी इसी में आता है, पूर्णांक में ही आता है। शून्य भी पूर्णांक में ही आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव, जैसे कि -1, 3, -3 हो गया, -1, -3, -5 या अनंत तक नेगेटिव में। संख्या रेखा में जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो उसमें ये चीज दिखाया जा सकता है, उसके थ्रू दर्शाया जा सकता है। अभी हम बताते हैं इसके आगे। पूर्णांक संख्याओं को इस प्रकार से संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस, y एक्सिस। ऊपर 0, ये शून्य हो गया। शून्य से ऊपर जाने पर संख्याओं का मान पॉजिटिव में प्राप्त होता है, और नीचे जाने पर, y एक्सिस पर नीचे जाने पर नेगेटिव संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार x एक्सिस पर जब हम शून्य से अपने हाथों के दाहिने साइड में की ओर जब बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव संख्याएं मिलती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और शून्य के जब बाई तरफ जाते हैं तो यहाँ नेगेटिव x एक्सिस पर नेगेटिव संख्याएं हमें प्राप्त होती है, जैसे -1, -2 तक, अनंत तक जाती हैं। इसका कोई भी हो सकता है। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, इसी को संख्या रेखा कहते हैं। ये पूर्णांकों को इस पर दिखाया गया है, इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब हम समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। गिनती के जितने भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, -3, -5, -4, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें शून्य नहीं आता है। प्राकृतिक संख्याओं में जो है शून्य नहीं आ सकता। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, अगर पूर्ण संख्याओं को जब हम पहचानना होगा तो उसमें प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम शून्य जोड़ दें, 0, 0 अगर इसमें मिला दें तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या प्लस 0 जो है इक्वल टू पूर्ण संख्या है। तो हम जब भी इनका डिफिनेशन कभी कभार हम लोग से पूछा जाता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि हमें डिफिनेशन कैसे पता होनी चाहिए। तो हमें इतना याद रखना चाहिए कि गिनती की जितने भी संख्याएं हैं वह क्या है, वह प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य ऐड कर देते हैं, या शून्य को या 0 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं ये, ठीक है। बस अब हम दशमलव संख्या को समझेंगे पूर्णांक के बाद। यह पूर्णांक संख्या से अलग होता है, जिसमें दशमलव लगा करके पूर्णांकों के आगे दशमलव लगा सकते हैं, चाहे वो पूर्ण संख्या हो चाहे प्राकृतिक संख्या हो। उसके आगे जैसे 1.5 है, 1.3 है, 10.8 है, इस तरीके से ये सभी संख्याएं क्या है, ये दशमलव संख्या है। अब हम देखते हैं दशमलव संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। पहले हम शांत दशमलव को देखते हैं, फिर आगे अशांत दशमलव को समझेंगे। शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पूर्णांक में उस 2 या 5 से भाग देते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है दशमलव में, वह क्या होती है, शांत दशमलव। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, एग्जांपल में 13 को 2 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2 छक्का 12, 2 पचे 10। और हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि 23 हो गया, इसको हम 5 से भाग देते हैं
तो 5 चौक 20 और 5 छक 30, यानी कि 4.6। यहाँ पे 6.5 और 4.6। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये दशमलव के एक संख्या बाद ही क्या हुआ है, रुक गया है। मतलब कि 2 से जब भाग दिए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि 2 ही पे विभाजित हो, 3 पे भी हो सकता है, 1 पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, लेकिन ये रुक गया है। कहने मतलब है भले ही दशमलव संख्या है लेकिन ये कट करके कैंसिल हो चुका है, रुक चुका है ये पूरी तरीके से। 6.5 पे जैसे ये रुक गया है और 4.6 पे 23 जो संख्या है वो रुक गया है 5 से विभाजित करने पर। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अशांत दशमलव को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले देखते हैं ये क्या होता है। अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। और दूसरा जो इसको दूसरा पार्ट है इसका अशांत अनावर्ती। जब किसी पूर्णांक में 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं तो वहां पर अशांत दशमलव होता है। और ये भी 2 तरीके का होता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती से हम इसको कैसे समझेंगे अभी बताते हैं। जैसे कि 10 है, 10 को अगर हम 2 या 5 को छोड़ के बाकी 3 से भाग मान लीजिए देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 3.3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर वहां पे दशमलव लगेगा, 3 त्रिका 9, 3 3, मतलब देखेंगे कि 3 3 3 आ रहा है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए बार, कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर है कोई संख्या है जो बार बार आवर्त करे, आए बार बार वही भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो, तो वो क्या होता है, अशांत तो होता है, मतलब रुकेगा तो नहीं लेकिन वही दोहरा रहा, वही अंक बार बार आ रहा है, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। अब हम अशांत अनावर्ती में जैसे कोई मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आपका एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 3.1458935 कुछ भी ऐसे ले लेते हैं जो दोहराए नहीं। यहाँ पर क्या है कि 3 3 3 बार बार आ रहा है, ये 2 संख्याओं पर भी हो सकता है, 3 संख्याओं पर भी हो सकता है। जैसे कि 3 दशमलव, मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 3.45, तो यहाँ पर बार कैसा लगेगा, 3.45 बार बार आ रहा है इसमें, तो ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, बार बार दोहरा रहा है। इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो बार बार उसको दोहरा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अशांत अनावर्ती हुआ। और ये संख्या क्या हुई, ये दशमलव कैसा दशमलव हुआ, अशांत आवर्ती। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अशांत अनावर्ती को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अशांत अनावर्ती वही संख्याएं होती हैं जैसे कि आपके करड़ी में जो भी संख्याएं आती हैं, जैसे करड़ी में 2 हुआ, करड़ी में 3 हुआ, करड़ी में 5 हुआ, करड़ी में 10 हुआ, ये क्या हुए, अशांत अनावर्ती होते हैं। ये इन्हीं को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन्हीं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इन्हीं को बोला जाता है। बाकी जितने भी आपने पढ़ा है, शांत हो, आवर्ती हो, ठीक है, पूर्णांक हो, कुछ भी हो, जितने भी हैं इनको छोड़ के, बस इन्हीं को छोड़ के क्या होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब आगे देखते हैं, हम इसी में समझते हैं कि पाई, क्वेश्चन है एक कि क्या पाई क्या है, पाई जो है परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय है ये तो फिर 22/7 इसकी वैल्यू है, क्या इसकी वैल्यू 22/7 है, ये भी जानेंगे, इसको भी समझते हैं। अब हम समझेंगे कि पाई की वैल्यू क्या 22/7 है या क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पाई की वैल्यू है 3.14152265358 ऐसे करके है, लेकिन कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो ये क्या कर रहा हो, दोहरा रहा हो, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं दोहरा रहा हो। जबकि 22/7 की वैल्यू क्या है, 3.1428571, यहाँ तक देखिएगा 3.1428571, और फिर उसके बाद 1 के बाद 4287851, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन हम पाई की वैल्यू क्या ऐसे कर सकते हैं, क्या कोई भी संख्या वापस आ रहा है क्या, नहीं ना। एक देखिए यहाँ पे 3.1415926 कोई भी संख्या वापस जो है एक सीक्वेंस में वापस नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बार बार हम कहते हैं कि पाई जो है क्या है,
क्या परिमेय संख्या है या 22/7 क्या है। तो इसको इसके बराबर क्यों कहते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है, पहली बात नहीं है। हाँ, इसको इसके बराबर माना जा सकता है 22/7। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पाई क्या होता है कि पाई जो है आपका ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 आप देख रहे हो कि यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो कंफ्यूजन, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। 22/7 क्या है, अशांत, अशांत तो है पर आवर्ती है, आवर्ती, क्योंकि इस पर बार लग गया। और पाई क्या है, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती संख्या, दशमलव। बस ये डिफरेंस इन दोनों में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। इसके 3 कंडीशंस हैं, जिसको हमको समझना होगा कि तीनों कंडीशन अगर हम फॉलो करवा लेते हैं किसी भी संख्या के, तो वो क्या होगा कि वो परिमेय संख्या होगा। पहली कंडीशन यह है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, दूसरी उसको मतलब निरूपित किया जा सके। दूसरा, जो उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है इसकी। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो p और q हैं ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर, इंटीजर। बस इसकी यही तीनों कंडीशन है। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे अभाज्य संख्याओं को, जिनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो इसका डिफिनेशन यही है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल ओनली क्या हो, ओनली 2 फैक्टर हों। कितने हों, 2 फैक्टर। उनको फैक्टर करने पे केवल 2 फैक्टर हों, उनमें से भी एक क्या हो, एक ही हो। जैसे कि आपके 2 हैं, 2, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1, एक तो कॉमन ही आएगा सब में, 3 गुणे 1, 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 को भी कर लेंगे, लेकिन 4 को भी पहले देख लेते हैं कि 3 हो गया। पहले प्राइम नंबर देखते हैं, वो भाज्य हो जाता है, 4 जो है वो भाज्य है। इसमें देखेंगे 5 का फैक्टर करते हैं, 5 गुणे 1, ठीक है। ऐसे ही 7 है तो 7 गुणे 1। फिर आगे देखते हैं 11, तो 11 गुणे 1। कहने का मतलब ये है 13 हुआ, ऐसे देख लेते हैं 13 गुणे 1। जिसका फैक्टराइजेशन करने पर, जिसका गुणनखंड करने पर हमको सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक तो वो संख्या स्वयं हो और दूसरा क्या हो, 1 हो, तो वो क्या हो गया, वो संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब हम एक चीज और इसमें देखते हैं कि बार बार कंफ्यूजन होता है कि एक क्या है, एक अभाज्य है या भाज्य है। एक जो है वो अभाज्य है या भाज्य है, इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे कि एक जो है अभाज्य है या भाज्य है, नहीं तो मैं अभी लास्ट में बता ही दूंगा, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं, एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। इसको अभाज्य और भाज्य में नहीं शामिल किया जा सकता। हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर में क्या होता था कि 2 ही मात्र फैक्टर होते थे, इसमें क्या होता है 2 से अधिक फैक्टर होते हैं इसके, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इनके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 से अधिक। जैसे कि आपका अगर देखा जाए कि 2 से अधिक फैक्टर में क्या आता है, तो आपका जैसे 4 है, 4 में देखिए 2 आएगा और 1, तो 2 1। ऐसे आपका 6 है, 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है ना। 9 देख लेते हैं, 3 गुणे 1, 3 त्रिका 9 10, तो 3 6, ठीक है। तो ये क्या है, आपके भाज्य हुए। बाकी सब कितने भी हो सकते हैं, जैसे आपके 20 हैं, 100 हो गए, ठीक है, 100 हो गए, ये सब क्या है, सब लोग भाज्य संख्या हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन टाइप का है यहाँ पे, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप जानते ही हैं एकमात्र सम भी है वो और अभाज्य भी है। तो सम भी है अभाज्य भी है, एक तो हो नहीं सकता, वो सम नहीं है, तो 2 क्या है, सम है और अभाज्य भी है। और अभाज्य कैसे है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है फैक्टराइजेशन करने पर 2 गुणे 1 यानी कि अभाज्य हो गया, 2 ही फैक्टर हुए इसके, तो ये क्या हुआ, अभाज्य हुआ। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी क्या है आपका, 2 ही है, क्या है, 2।
और उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन जो आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य है, अभाज्य नहीं भाज्य, तो क्या एक तो है नहीं, दो भी नहीं है, तीन भाज्य नहीं है, अभाज्य, चार क्या होगा, चार, चार आपका क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार है। सबसे छोटी भाज्य वो भी विषम, भाज्य भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। तो हम लोग खुद चेक करते हैं, क्या दो है, नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः विषम नहीं है, सात अभाज्य है, नहीं हुआ, तो आठ में ये विषम नहीं है, आठ भी नहीं हुआ, तो बचा क्या, ये भी नहीं है, 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 सब कैंसिल, 9 बचता है, क्या है 9। तो यानी कि यही आपका आंसर हुआ। आपसे पूछा गया है सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, तो ये क्या है 9 है। इस प्रकार आपको के अंदर अगर कोई भी अगर दिक्कत होती है संख्याओं को लेकर के, सम विषम अभाज्य भाज्य, तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं।